कि सर पे टोपी है, मत कहो कि सर पे टोपी है, कहो सर पे हमारे ताज है, कहो सर पे हमारे ताज है, ये चमन हमारा अपना है। समाज है ये चमन हमारा अपना है, इस देश पे अपना राज है, मत कहो कि सर पे टोपी है, कहो सर पे हमारे ताज है, ये चमन हमारा अपना है। शेयर इन्होंने कहा सी ठीक है जी। ओके एक प्लीज मैं कहूँगा आवाज़ थोड़ी घट होगी तो थानू मेरी आवाज़ ठीक सुनाई देगी। प्लीज़ जे तुसी असी जिदा मैं दसिया सीनियर पर मैं डॉक्टर साहब थैंक यू करना चाहूँगा। इन्होंने मेरे फादर साहब की गल की सी जो आए सी डॉक्टर साहब 109 साल के सी हो वंडरफुल वंडरफुल ते 111 साल की एज में पूरे हुए सी एंड ही वाज योगा एंड मैं अज भी डॉक्टर साहब मैं आप खुद दूजे क्लब तो योगा करा के आ रहा सी इत्थे। वेरी गुड वेरी गुड। आई डू दैट पर उन्होंने एक्टिव ने जिन्हें तो पहला सीगा सी तो कुछ अपनी लाइफ की प्रॉब्लम भी आ जानी है एज के नाल पर नथिंग टू स्टॉप दैट। और एक होर चीज़ मैं उत्थे शेयर की सी थोड़े नाल भी शेयर करनी चाहूँगा। शायद तुसी कई दफ़ा कोई नवी चीज़ नहीं करते। इस थर्सडे 2 दिन पहला नहीं थर्सडे 2 दिन पहले 1 वीक हो गया लेकिन 1 वीक पहला मेरे बच्चे ने कहा कि डैड आप गल्फ खेडन चलीए। हुण मैनू एक प्रॉब्लम है कि मैं बैलेंस मेरा लूज हो जाता है। मेरे पैर में स्टैप भी पिया प्लास्टिक का मैं पाया अपना बैलेंस रखने नहीं तो मैं स्केर्ड सी कि मैं कितने डिग ना पवा उत्थे तो बच्चे ने कहा कि उस नाल है मैनू लै गए। मैं सच दसा मैं 5 साल के बाद मैं गल्फ कोर्स में गया। पहले मैं जाता सी कभी कभी नॉट रेगुलरली कभी कभी तो मैं कहने लगा थानू कि उत्थे जाके मैनू बिल्कुल भुल गया कि मैनू कोई दुख है कि नहीं है। 9 होल तकरीबन 4-5-6 मील की वॉक मैं करी गया और वो जी गल्फ के नाल मैनू होया कि मैनू अपना दुख भुल गया तो मैनू कोई तकलीफ हैगी आ। ठीक है उन्नी फोर्स नहीं सी बॉडी दे विच लेकिन फिर भी किया पूरे 4 घंटे तकरीबन 3.5-4 घंटे असी करते रहे हैं और मैं बड़ा इंजॉय किया। मैं हुणे देख रहा कि मेरा बच्चा भतीजा मेरा रॉबन दद्दर आया इन्हें ऑर्गेनाइज किया सी सारा प्रोग्राम और थैंक यू जरा बेटे। और मैं इसलिए थोड़ा शेयर की है कि तुम अपने आप को चैलेंज देने तो स्टॉप ना करो। मैं इन्होंने कह रहा कि मैं नहीं जाना बेटा इन्हें मैंने कहा अंकल
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ 100% ਰਾਈਟ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨੇ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਬੰਦਾ। ਐਨੀਵਨ ਹੂ ਡਜ਼ਨਟ ਫਾਈਲ ਟੈਕਸਿਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਟੈਕਸ ਸਟਾਰਟ ਕਿਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਟੈਕਸ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ? ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਸਭ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਨੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਦੁਖੀ ਆ, ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਆ, ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਈਏ, ਜਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੀ ਆ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਫੀਅਰ ਐਂਡ ਗਰੀਡ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਡਰ ਵੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖੋ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਲਾਲਚ ਵੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਲੱਭਦੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰੇ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕੀਏ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਲਈ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਰ ਆ, ਟੈਕਸ ਪਲੈਨਰ ਆ, ਟੈਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰੋ ਤੇ ਆਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਹੈਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ओके, तो जो भी टैक्स होता है उसमें एक इनकम आता है हिस्सा, जहाँ उसे कमाई हम कहते हैं। एक आता है जो हमें छूट दी जाती है, डिडक्शन। वो कुछ सीधी होती हैं, कुछ इनडायरेक्ट होती हैं, कुछ डायरेक्ट होती हैं, और उनका जो डिफरेंस होता है उसे कहते हैं टैक्सेबल इनकम। उस पर टैक्स लगता है। अभी टैक्स क्या है? ये जरूरी है सभी के लिए पे फाइल करना। कनाडा में सभी के लिए जो इनकम करता है उसके लिए, अगर जो हम हैं, जो हमारी एज में जिनके पास इनकम कम है, अगर वो टैक्स नहीं फाइल करते तो जो उनको बेनिफिट मिलने हैं वो नहीं मिलते। इसलिए गवर्नमेंट का जो रूल है, आप चाहे लेट कर दो फाइल, लेकिन टैक्स जरूर फाइल करना है, वरना जो आपके जो बेनिफिट है, जैसे आपको किसी को ओल्ड सिक्योरिटी मिलती है, CPP मिलती है, या दूसरे और बेनिफिट मिलते हैं, जैसे एंटोरियल बेनिफिट है, वो जो GST है, तो गवर्नमेंट क्या करती है उसको स्टॉप कर देती है। क्यों स्टॉप करती है? क्योंकि ऐसा हुआ है कि लोग जिंदा भी नहीं हैं लेकिन पैसे लिए जा रहे हैं। To stop that, they made it mandatory, जरूरी कि आपको टैक्स फाइल करना ही है, वरना वो आपको पैसे नहीं देंगे। सो ये टैक्स जो है कोई चॉइस नहीं है, ये आपकी अपनी है कि आपने फाइल करना है। अभी हम कहते हैं आगे, इनकम कितने तरह की है, इनकम कहाँ कहाँ से आती है? सभी को कोई ना कोई इनकम होगी, कुछ को नहीं भी होगी, ऐसी भी बात भी है। लेकिन जो मैं करने लगा हूँ कवर वो बेसिक है। एक है आपने जो कोई काम करता है उसकी जॉब से, कोई बिजनेस करता है, कोई रेंटल प्रॉपर्टी है या कुछ और है। अगर मैं कहूँ कि मैं एग्जांपल के तौर पर, मेरे पास कोई आता कहता है मेरे को सलाह दे दो थोड़ी सी, मैं कहता हूँ जी $100 लगेगा, तो वो $100 मेरी इनकम है, क्योंकि मैंने सलाह दी, उसके पैसे लिए। इसी तरह कुछ जब हम जवान थे, काम करते थे, तो हमारे पास RRSP वगैरह या रिफ या लीरा, ये जो हैं सभी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं।
और गवर्नमेंट की ये रजिस्टर्ड जो हैं, गवर्नमेंट को इसके बारे में पता होता है आपका कहाँ पर है पैसा, कितना है, किधर है, ये सारा उनको मालूम होता है। वो रजिस्टर्ड क्यों शुरू की गई? अब गवर्नमेंट को ये नहीं है कि सभी को पैसा दें, जो सभी के पैसा करें। अगर वो करेंगे ऐसा तो वो आपका टैक्स जो है वो 30% की बजाय 50% हो जाएगा। तो टू अवॉइड दैट उन्होंने क्या किया कि आप वो कहते हैं कि आप अपना जब आप काम कर रहे हैं, आप पैसा कमा रहे हैं, उसमें से थोड़ा थोड़ा जमा करते रहो अपने लिए। तो उसके लिए क्या लालच देते हैं वो गवर्नमेंट कि आप अपना जितना पैसा जमा करेंगे आप उसके ऊपर टैक्स नहीं लेंगे। तो उसको क्या किया, लालच दिया कि अभी हम जब जवान हैं, हमारी इनकम 1 लाख है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो हम टैक्स देते हैं 30%, 35% उसके ऊपर। वो कहते हैं जब तू निकालेगा बाद में, जिस टाइम भी एज में, मान लो हम 80 साल के ऊपर निकालते हैं, 70 साल के ऊपर निकालते हैं, तो हमारी अमूमन जो इनकम है 1 लाख नहीं होगी, बहुत कम होगी। अगर सारे हालात बिल्कुल जैसे रहें जैसे पहले हैं तो हमारा टैक्स होगा वो 20% हो जाएगा। तो अब जब हम निकालेंगे तो हमने 30 बचाया, 20 दिया। अब उसमें और क्या है छूट कि जो आपने बचाया है, जो आपका पैसा जहाँ जमा है वो ग्रो हो रहा है। अगर आप उसको किसी प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे तो आपके जो है वो पैसा जमा होगा, तब जब आप निकालेंगे तब उसको टैक्स देंगे। अभी और लॉ क्या है कि जब आप 71 हो जाते हैं तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कहते हैं कि हम आपको कंपल्सरी मैंडेटरी पैसा निकालना पड़ेगा आपको, लेकिन उसके लिए रखी है मिनिमम लिमिट, जो आज के हिसाब से मैं अप्रॉक्सीमेटली कह रहा हूँ 5.5% है। वो हर साल चेंज होती है, अप एंड डाउन, और जब आप 90 के बाहर हो जाते हैं तो उसकी वो लिमिट थोड़ी चेंज हो जाती है। तो मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन उसका यही है कि आपको 71 के बाद जो आपकी RRSP वो चेंज होके RRIF बन जाती है, जिससे हम रजिस्टर्ड रिटायरमेंट इनकम फंड कहते हैं। तो आपको वो पैसा निकालना पड़ेगा, चाहे आपकी इनकम 1 लाख हो, चाहे आपकी इनकम $10 हो, जो आपका पैसा जमा है उसके हिसाब से। वो सेट होती है एवरी जनवरी को, 1 जनवरी जो आपकी जहाँ कंपनी में जमा है वो सेट करते हैं कि आपकी वैल्यू कितनी है। उस वैल्यू का 5.5% के हिसाब से आपको जैसे आप लेना चाहें, मंथली, वीकली, ईयरली, 6 मंथली, वो आपको देना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आपको क्या है कि एंड ऑफ द ईयर एक रिसीट आती है T4RSP या T4RIF, उसको आप टैक्स में फाइल क्लेम करते हैं कि आप उसमें से कितनी इनकम ली, कितना टैक्स दिया। इस तरह एक जब आप जवान होते हैं, काम करते हैं, तो उसको ये होता है लीरा, लॉक इन। ये तब था जब आप काम करते थे तो आपके हिस्से में से कुछ पैसा गवर्नमेंट, नॉट गवर्नमेंट, आपकी जो कंपनी जहाँ काम करते थे वो डालती थी। मान लो आप $100 सेव कर रहे हैं तो वो कहती हम $50 डालेंगे, या $30 डालेंगे, या 5% डालेंगे, या 6% डालेंगे, जैसी भी कंपनी की पॉलिसी हो। वो जो एक्स्ट्रा पैसा होता है आपका वो लॉक हो जाता है। वो कंपनी अगर आप छोड़ देते हैं या किसी और कंपनी में जाते हैं, जब आप रिटायर होते हैं तो वो पैसा लॉक्ड इन आपका हो जाता है और वो आपको 65 के बाद मिलता है। उसमें भी कंडीशन होती हैं कि आपको वो कैसे मिलना है, कैसे नहीं मिलना है, कितना मिलना है, जो सारी कंडीशनें जो आपको जो भी है आपका प्लानर वो बता सकता है, जहाँ मैं भी बता सकता हूँ, आप मेरे से पूछना चाहें तो। इसी तरह आपको कोई अगर डिसेबिलिटी है, आप भी हो किसी को डिसेबिलिटी, जहाँ आपके किसी घर में बच्चे को है या किसी बड़े को है, किसी को भी है, उसके लिए भी आपको गवर्नमेंट फ़ायदा देती है। अगर आप कंट्रीब्यूट करते हैं, अगर आप 50 साल की उम्र से कम हैं तो जो भी आप कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें उतना पैसा जहाँ उसके हिसाब से आपकी इनकम से गवर्नमेंट उसमें जमा करती है, आपको बेनिफिट देती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो जब आप निकालेंगे तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। इस तरह RESP अगर आप बच्चों के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए जमा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें से आपको टैक्स में कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आपके बच्चों को है। जैसे मैं कहूँ कि गवर्नमेंट की अलाउड लिमिट है $2500 सालाना, साल की।
अगर आप 2500 डालते हैं अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए तो गवर्नमेंट आपको 20% देती है। अब देखिए 20% आपको किसी बैंक से इंटरेस्ट या कोई मुनाफा नहीं मिलता, लेकिन गवर्नमेंट दे रही है आपको। वो पैसा बच्चे को जाएगा, जब बच्चा यूनिवर्सिटी जाएगा निकालेगा, और जो उसको टैक्स लगा वो भी बच्चे को लगना है। अमूमन बच्चे की इनकम नहीं होती खास, इसलिए वो टैक्स ऑलमोस्ट लगे जीरो के हिसाब से ही है। और इनके अलावा जो भी इनकम आपकी जमा है पैसे अकाउंट में कहीं भी, जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको कहते हैं नॉन रजिस्टर्ड। इसमें एक TFSA भी आता है, टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट। वो हम सब के लिए बहुत ही बेहतर है। अगर किसी ने 2009 से लेके अब तक, और उसकी उम्र 2009 में 19 साल की थी, 18 साल से अबव, तो वो $84,000 अब जमा कर सकता है विदाउट पेइंग एनी टैक्स ऑन दैट। उसकी थोड़ी कंडीशन है कि आप हर साल कितना कर सकते हैं, कितने साल का नहीं किया, उसके लिए भी आप किसी से भी अपने प्लानर से या मेरे से बात कर सकते हैं, मैं बता सकता हूँ। अब आता है कि जो टैक्स कम करने के तरीके। गवर्नमेंट ने 2 तरह के क्रेडिट बनाए होते हैं। एक क्रेडिट होता है जो आपके टैक्स को कम करता है, उसे कहते हैं नॉन रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट। मान लो आपका टैक्स आप 10,000 पे कर रहे हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और आपको केयर गिवर टैक्स मिल रहा है, जैसे कि आपने कोई केयर गिवर आपकी रख रहा है या कर रहा है, तो वो आपके टैक्स को कम करता है अमाउंट। 15% के उसका लिमिट होती है, 50% ऑफ द अमाउंट वो आपके टैक्स को कम करता है। इसी तरह आपने मान लो घर में मकान में चेंज कराई है कि आप सीनियर हैं, आपके जो किचन के कैबिनेट लगे हैं वो ऊंचे हैं, आपका हाथ नहीं पहुंचता, अब उसको रिपेयर करा के नीचे करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट आपको $20,000 तक का क्रेडिट देती है। मैंने क्रेडिट कह रहा हूँ, मीन जितना आपका टैक्स होगा उसका 15% ऑफ द 20,000 कम हो जाएगा। इसमें से एक नुकसान क्या है, अगर आप टैक्स कोई ओ नहीं कर रहे गवर्नमेंट को, आपकी कोई टैक्स नहीं बनता, आपकी इनकम कम है और आपने रिपेयर कराई है जो 20,000 की, तो आपको फिर वो क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो इन चीज़ों के लिए अगेन किसी ना किसी से आप अपने जो एडवाइज़र हैं उनसे जरूर बात करें कि मेरे को ये करना है, मेरे के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं फ़ायदेमंद, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं वो लोगों से सुना के हम कहते हैं करते हैं, लेकिन असलियत में वो नहीं हो सकती। जो आपका एडवाइज़र होगा वो आपके बेहतर जानता है आपके बारे में, वो आपको सलाह दे सकता है। इसमें ये कुछ मैंने एग्जांपल लिए हैं। अभी 2023 में जो है बेसिक टैक्स जो 65 ईयर्स से कम एज हैं उनको 15,000 तक ही इन पर कोई टैक्स नहीं लगना। अब मैंने कहा नहीं लगना, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो पहले आपसे टैक्स लेती है 15,000 पर, फिर 15,000 का आपको माफ़ कर देती है, तो वो जो दिया आपने वो वापस आ जाता है, रिफंड हो जाता है। अगर आप सीनियर हैं तो 15,000 के ऊपर जो $8,396 और जमा हो जाएंगे। इट मीन कि सीनियर आदमी को ऑलमोस्ट 23,000 बट टैक्स नहीं लग रहा। और ऐसे ही कुछ और हैं, केयर गिवर हैं, डिपेंडेंट चाइल्ड है, एम्प्लॉयमेंट तो आप सीनियर बहुत कम होंगे जो काम करते, लेकिन कुछ करते भी होंगे। जो करते हैं उनको अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, जो एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस कहते हैं, उसका क्रेडिट मिलता है। कोई वॉलंटरी काम करते हैं उनको मिलता है। कोई किसी ने नया घर खरीदा है उसका क्रेडिट मिलता है। किसी ने होम एक्सेसिबिलिटी जैसे मैंने बताई 20,000 की, उसका मिलता है। इसी तरह ये कुछ और हैं। अगर आप किसी मैगजीन के लिए सब्सक्राइब करते हैं, आप सभी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, डिजिटल वन, उनको अप टू $500 क्रेडिट मिलता है। अभी जो पेंशन आप लेते हैं किसी जहाँ से हो कैसे भी हो, अप टू $2,000 ये मैक्सिमम अमाउंट्स हैं जो लिखे हुए हैं, वो आपको क्रेडिट दे देती हैं। मान लो आपने 5,000 पेंशन थी आपने निकाली, तो 5,000 आपकी इनकम हो गई,
लेकिन उसके ऊपर के बाद में क्या है कि 2000 आपको क्रेडिट मिल जाएगा, 5000 के जो टैक्स बना उसमें से 2000 निकल जाएगा। इसी तरह अगर आप डिसेबिलिटी अमाउंट क्लेम करते हैं, डिसेबिलिटी लेके है कि आपको आपका डॉक्टर को सर्टिफिकेट देना पड़ता है, डिसेबिलिटी टैक्स क्रेडिट फॉर्म होता है वो आप डिसेबिलिटी टैक्स क्रेडिट लेके आप गवर्नमेंट को भेजते हैं। जब गवर्नमेंट अप्रूव कर देती है तो फिर आपको ये अलाउंस मिल सकता है। मान लो इस हालात में आपकी इनकम बहुत थोड़ी है, तो जो आपका कोई बच्चा है जो आपके साथ रहता है या जहाँ आपका सेम एड्रेस है, तो आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं ये क्रेडिट। तो ऐसे और मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, एजुकेशन ट्यूशन फी है, डोनेशन आप देते हैं उसके क्रेडिट्स हैं। ये मेडिकल का जो है जिसमें थोड़ा सा कैच है, आप जितना भी मेडिकल का एक्सपेंस आप पे करते हैं अपनी पॉकेट से, जो आपको आपकी इंश्योरेंस कंपनी जहाँ किसी और से जगह से नहीं मिला, वो आपकी जो नेट इनकम होती है उसका 3% उसमें से निकाल देते हैं। उसके डिफरेंस जो है वो आपको क्रेडिट मिलता है। ये थे कुछ फेडरल, इसी तरह के प्रोविंशियल के भी हैं। प्रोविंशियल के ये अमाउंट डिफरेंट हैं। जैसे आपने देखा फेडरल का 15,000 है। ये मैंने ओंटारियो की बात कर रहा हूँ, क्यों हम ओंटारियो में हैं इसलिए। तो ओंटारियो का है 11,865 और सीनियर का है 5,793। इसी तरह जो पेंशन का है वो 1641 है। और जो दूसरे हैं वो आपकी जो कॉस्ट है उसके मुताबिक आपको जो बेनिफिट मिलते हैं। और आपको जो एक था हेल्थ प्रीमियम, अगर आप अपनी इंश्योरेंस आप ली हुई है हेल्थ की, तो वो आपको टैक्स क्रेडिट मिल सकता है। अगेन वो डिपेंड करता है इनकम के ऊपर और टैक्स के ऊपर। कोई आप जो देख शुरू हुआ था 2-3 साल पहले स्टेकेशन, अगर आप ओंटारियो में किसी जगह वेकेशन पर जाते हैं 2 रात के लिए कम से कम, तो वहाँ जो खर्चा होता है उसका क्रेडिट मिलता है, लेकिन मैक्सिमम है 20%। इसी तरह आपने घर में सीनियर होम केयर है उसके पैसे मिलते हैं, ट्रांजिट का है उसके मिलते हैं, होम सेफ्टी जैसे पहले बताई मैंने। मान लो आपको आपके डोर तक जाने के लिए आपको जो व्हील चेयर है वो स्टेप से नहीं जा सकती, तो आप रैंप बनाते हैं उसके ऊपर जाने के लिए, तो वो जो रैंप का टैक्स है वो आपको क्रेडिट मिल सकता है। इसी तरह पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन जो आप करते हैं किसी एमएलए जो एमपीपी होते हैं जहाँ और हैं उनको करते हैं, तो उनका भी आपको क्रेडिट मिलता है। ओंटारियो क्लीनिंग बेनिफिट है जो उसमें आ जाता है आपका जो रेंट पे करते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं, बिल्स पे करते हैं हाइड्रो वगैरह के। सीनियर होम ओनरशिप प्रॉपर्टी ग्रांट है, अगर आपकी इनकम थोड़ी है तो आपको मैक्सिमम $500 वो प्रॉपर्टी ग्रांट मिलती है। और एक है क्लाइमेट एक्शन इंसेंटिव, ये सभी को मिलता है। दे एवरेज ईयर चेंजेस इट्स अबाउट $400 समथिंग है जो इस साल मिलता है। अकेले को अगर आप 2 जने हैं हस्बैंड वाइफ तो वो 800 नहीं मिलेगा, कम मिलता है, लेकिन दोनों को एक आदमी को मिलता है, दोनों को नहीं मिलता। इस तरह आपको जीएसटी क्रेडिट भी मिलता है। जैसे आप जीएसटी क्लेम करते हैं तो हर इंसान का और इनकम का परसेंटेज निकाल के, ये जो सारे हैं ये डिपेंड करते हैं आपकी इनकम पर। कोई आदमी मेरे को कहता है जी मेरे भाई को मिला मेरे को नहीं मिला, मेरे नेक्स्ट डोर नेबर को मिले क्रेडिट मेरे को नहीं पैसे वापस आए, उनकी मेरी एक जैसी इनकम है, एक जैसा है। नहीं जी ऐसा नहीं है। जब कोई टैक्स भरता फिर पता चलता है कि इनकम कितनी है, एक्सपेंसेस क्या हैं, किस तरह के हैं। इसलिए ये सारा चीज़ों का ख्याल रखने का है। अभी ये जो हैं ये टैक्स मार्जिन रेट हैं 2023 के लिए। अगर आपकी इनकम 53,359 से कम है तो फेडरली टैक्स आपको 15% लगना है। इसमें से जो आपका अलाउंस होता है वो पहला वो बाद में निकाल देते हैं कैलकुलेट करके। जैसे मैंने कहा कि अगर सीनियर हैं आपको तकरीबन $23,000 का है तो आई विल से मे बी हाफ ऑफ दैट और 30,000 पर टैक्स लगेगा, तो वो कैलकुलेशन हैं। जो नेक्स्ट ब्रैकेट है वो है 53 से लेके 106 तक की, तो वो जाता है 20.5%। नेक्स्ट ब्रैकेट है 106 से लेके 165 तक की, वो 26%। इसी तरह जो है जिसकी इनकम 235 से ऊपर है
तो वो जो ऊपर का अमाउंट है, अगर मैं ये कह दूँ आपकी इनकम 3,335,000 1 लाख ऊपर है, तो वो 1 लाख के ऊपर 33% लगेगा। ये है सिर्फ फेडरल। और इसी का काउंटर है प्रोविंशियल, जो ओंटारियो में है। जो पहली ब्रैकेट आप देखेंगे उनमें नंबर थोड़े डिफरेंट हैं। पहली का है 53,300, लेकिन जो प्रोविंशियल है वो 49,200। अगर मैं कहूँगा आपको 50,000 तक, मैं अप्रॉक्सीमेट बात कर रहा हूँ, तो आपको 15 + 5 20.05 टैक्स लगना ही है। तो इसी तरह जो टॉप वाला है 220,000, जो लास्ट वाली ये है, तो अगर 33 + 30 जमा करेंगे तो आपको 46% हो जाएगा। लेकिन उस टाइम कुछ और भी टैक्स लग जाते हैं, जो हमने देखा कैलकुलेट करके, इट्स मोर देन 50% ऑफ द मनी। तो जो आदमी मैं कहूँगा 3.5 लाख 2.5 लाख से ऊपर कमाता है, या 2.25 लाख से ऊपर कमाता है, जो जितना ऊपर का पैसा है, ऑलमोस्ट 50% ऑफ दैट इज गॉन टू द गवर्नमेंट। अब क्या होता है उसके लिए, फिर आप सब चाहते हैं कि मैं अपने आधा पैसा क्यों दूं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या किया है। तो फिर आप किसी प्लानर के साथ, या किसी एडवाइज़र के साथ, या किसी जो इस काम में माहिर है उसके साथ सलाह लेते हैं, तो फिर वो कुछ चीज़ें बता सकते हैं जो लीगल तरीके की हैं। तो उसके लिए आपको सलाह दी जा सकती है कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। अब मैंने डॉक्टर साहब यही कहा था, ये इम्पोर्टेंट है कि अब करें। अब का मतलब अक्टूबर नवंबर में, क्यों अभी आपके पास 2-3 महीने हैं कुछ एडजस्टमेंट करने के लिए, कुछ सोचने के लिए, कुछ करने के लिए। Once it is 31st December, you can do nothing to the previous year tax. जब आपका 31 दिसंबर 2023 हो गया, उसके बाद कहें कि मेरे को चेंज करना है पिछले साल का, आप नहीं कर सकेंगे कुछ भी। सो अगर आप किसी को किसी हालात में बात हो तो यू कैन टॉक, एज मैंने कहा मेरे से भी कर सकते हैं, किसी और से भी। मैं डॉक्टर साहब भी पहले भी कहता, आप भी कहता हूँ, सलाह लेने का कोई पैसा नहीं है, फ्री है। जब चाहे आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं, मैं आपको जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर दूंगा। अब हमें ये इन्फॉर्मेशन अपनी हमेशा अपडेट रखनी चाहिए। पहली इन्फॉर्मेशन अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, किसी का एड्रेस चेंज हो गया, किसी के घर में कुछ हो गया, फ़ोन नंबर चेंज हो गया, जहाँ ईमेल वगैरह, आजकल सारा कुछ ईमेल से होता है, तो यू प्लीज़ अपडेट द गवर्नमेंट। अगर किसी की डेथ हो गई तो अपडेट द गवर्नमेंट, किसी के स्पॉन्सर की डेथ हो गई अपडेट द गवर्नमेंट। और एक और है ये कि अगर जब मैं इसलिए ये ऐड किया, जब डॉक्टर साहब ने मेरे से बात की थी, जो मेरी हुई जो इंडिया की प्रॉपर्टी की, अगर आपकी फॉरेन प्रॉपर्टी 1 लाख से ऊपर है कनेडियन, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं ये कह रहा हूँ, किसी टैक्स वाले मेरी या किसी और की या गवर्नमेंट की नहीं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उनको बताएं। इसके लिए स्पेशल फॉर्म होता है, वो भरना पड़ता है, वो आपसे बैठ के किया जाएगा, क्या है क्या नहीं है। कभी दफ़ा हमें डर होता है कि पता नहीं इस पर टैक्स लगेगा, हम नहीं बताएं, उस पर नहीं लगता। कभी होता है कि आप सोचते हैं कि नहीं लगेगा, लेकिन उस पर लगता है। तो इसलिए उसके लिए जरूरी है। और आपका जो टैक्स है हमेशा ही ऑन टाइम फाइल करें। आजकल लेट फाइलिंग और नॉट फाइलिंग के भी पेनल्टी शुरू हो गई है, और पेनल्टी कोई सस्ती नहीं है, 5% से है। और एक अपना दूसरा रखें कि आपके जो पैसे आते हैं गवर्नमेंट से, अगर कोई रिफंड आता है तो आप उसको डायरेक्ट डिपॉजिट करें, अपनी बैंक में जाए आपकी। और आपको जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको भी आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक है इसके हिसाब से आपको कोई किसी को पैसा डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट को भेजने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो किसी से भी मांग सकते हैं कि हमें ये डॉक्यूमेंट दिखाओ। जैसे आप कहें कि मेरा प्रॉपर्टी टैक्स है जी, मैंने तो इतना क्लेम किया है, तो दे कैन आस्क यू टू गिव मी द कॉपी ऑफ योर प्रॉपर्टी टैक्स, राइट। तो गवर्नमेंट जहाँ की आप पर काफ़ी बिलीव करती है और आप सच बोल रहे हैं, लेकिन जब अगर पकड़े गए और गलत हुआ तो फिर काम खराब हो जाता है। इसलिए आप अपना ख्याल रखें। Now this is the picture we're showing
time and money. Which is more important? Time is more important or money is more important? Time? Time कह रहे हैं money more important है? क्यों? मेरे को कुछ नहीं सुना। वापस नहीं आएगा टाइम। मेरे गुजर जाना वापस नहीं आएगा। अच्छा। टाइम पर टैक्स Do you do everything on time? टाइम पे टैक्स वही कि मैं कहता हूँ, do you do everything on time? So इस टैक्स के लिए ये है कि you have to do it on time. And money is always be counted time, you can't get it back. आपने सभी ने ठीक कहा। So इसलिए बेटर ये है कि जो भी काम करना है टाइम पर। अब मैं इस पर जहाँ पर ये कहूँगा एक बात कि जैसे आपके पास कोई प्रॉपर्टीज़ हैं, आपने बेचनी है, बेची हैं, उसको अगर टाइम पर सही समय पर नहीं करते तो दैट कैन ऑल्सो कॉज ए प्रॉब्लम लेटर ऑन। टैक्स की प्रॉब्लम जो है वो जितनी आप डिले करेंगे इट मल्टीप्लाइज, इट बिकम मोर एक्सपेंसिव। अभी मैंने किसी के एक लेडी थी मेरे पास आई, उसका 4 साल का टैक्स किया, वो मेरी ही क्लाइंट है, 4 साल से उसने टैक्स नहीं किया, तो उसको 9% शी ओ मनी। अब 9% को रिटर्न किसी को नहीं मिलता जहाँ पर बैंक से, लेकिन शी हैज़ टू पे 9% ऑफ द पेनल्टी ऑफ द मनी ओइंग ईच ईयर। अब उसकी जो है ओवर 2000 ओइंग थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो उसने किया अबाउट $1300 उसको बेनिफिट में से वापस आ जाने हैं, लेकिन जो इंटरेस्ट लगना वो 2000 पर लगना है। 2000 देना भी है पहले उसने, जो क्रेडिट उसको जो बेनिफिट मिलने हैं वो स्लोली मिलने हैं, राइट। उसमें आपको वो 9% गवर्नमेंट वापस नहीं दे रही। तो इसलिए है टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई चीज़ टाइम से करते हैं कि नहीं करते हैं। सो विद दैट आई एम सेइंग, एक होता है फाइनल टैक्स। आपको पता है सभी को फाइनल टैक्स क्या है? फाइनल टैक्स मीन आफ्टर योर डेथ, आपको उसके बाद आपका कोई टैक्स नहीं होगा और आपको गवर्नमेंट ये भी नहीं छोड़ती कि आप टैक्स छोड़ दें, टैक्स के बिना बचें। सो डेथ एंड द टैक्स दे गो विद यू, यू हैव टू पे द टैक्सेस इफ यू आर पेइंग इट। अगर आपने अपना विल के मुताबिक, प्लान के मुताबिक ये सभी कुछ किया है तो पॉसिबिलिटी है कि आपका टैक्स कुछ बच जाए। अगर वो नहीं किया तो पॉसिबिलिटी है कि आप टैक्स ना बचा सकें। सो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कब फाइल करना है, पहले सारे डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, आपने पहले किसी से प्लानिंग करवाई है या नहीं करवाई की है। तो मैं ये कहता हूँ इस हालात पर आने से पहले ही अपना क्यों ना सोचें। हम सभी, मैं भी आपके साथ हूँ, हम उस स्टेज पर हैं कि पता नहीं कल को होना है कि नहीं होना। अगर हमें ये पता है कल को होना कि नहीं होना, क्या हम सारे डॉक्यूमेंट्स, क्या हम सारा अपना हिसाब किताब, आपके किसी बच्चे को पता है सारा कुछ आपका बारे में? क्या आपके बच्चे, आपको सारे बच्चों, आपको बच्चों को या किसी बच्चे को पता है कि आपका किन किन बैंक में कितना कितना पैसा है, कहाँ कहाँ RRSP है, कहाँ इंश्योरेंस है? अगर नहीं पता तो प्लीज़ उनको बताएं। हमारे पास एक फॉर्म मिलता है जो आप सारा रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप उसके ऊपर अपने कि आपका इंश्योरेंस पॉलिसी किस कंपनी के साथ है, कौन सा पॉलिसी नंबर है, कौन सा कॉन्टैक्ट है, आपका बैंक में कौन सी अकाउंट है, कितने अकाउंट हैं, उसके मैनेजर कौन है, बैंक नंबर कौन है, जहाँ आपका कोई बेनिफिशियरी कौन है, सारा कुछ उसके ऊपर आप लिख सकते हैं। वो एक डॉक्यूमेंट आप अपने जिसको भी आप समझें जिम्मेवार उसको दे सकते हैं। और एक बात मैं और कहता हूँ, इस एज में आके, मैं खुद भी इसी में हूँ, जैसे मैंने कहा बार बार, अगर आपका 4, 5, 6, 10 बैंकों में पैसा पड़ा उनको समेट करके एक में कर दो। आपके बच्चे कोई 10 बैंकों में नहीं भागे, वो कहता है जहाँ तक तो जाए, कोई ले जाता ले जाए, मेरा कौन सा मैंने कहा अपना कमाई किया हुआ है।
आज के बच्चों की जहाँ जो भी जहाँ पर हैं उनकी जो सोच है वो डिफरेंट है। उनके पास टाइम नहीं है कहीं के पीछे भागने का, किसी वकील के पास जाने का, किसी एडवाइज़र के पास जाने का कोई टाइम नहीं है। तो इसके लिए जो अपना संभाल करनी है आप खुद करें अभी। तो अपने जिस भी काम भी करना है अपना आप ध्यान रखें। अपने जो इन्वेस्टमेंट है जहाँ पर भी हैं, रजिस्टर्ड हैं, नॉन रजिस्टर्ड हैं, उनको करें। अगर ये कुछ इससे कोई किसी को लाभ होगा, अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो मैं 1 बाय 1 आपका आंसर देने को तैयार हूँ। हाँ जी, है कोई क्वेश्चन आपका? हाँ जी, एवरीबॉडी इज स्मार्ट, दैट्स आई एम हैप्पी। क्योंकि मैंने पहले भी 2-3 दफ़ा जैसे सेमिनार्स किए हैं जहाँ पर, तो दे आर बिकम वेरी स्मार्ट। चलिए, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब आपका भी। जी, मैं अपनी तरफ से और अपने पूरे क्लब की तरफ से, आप सब की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं अभी देता हूँ आपको। जी, ये बहुत एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, ये आपके पास पूरा आ जाएगा। और मैं मदन चौहान जी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो फॉर्म जिसमें आप अपना पूरा डेटा लिखते हैं वो आप बहुत जल्दी भेज दें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम अपनी पर्सनल चीज़ों का कई बार उसको डिस्क्लोज़ नहीं करते, लिख के नहीं जाते, बहुत समस्या हो जाती है। हमारे क्लब की मेंबर थी, उसके साथ ये प्रॉब्लम हो गई, उसके हस्बैंड की हार्ट अटैक से डेथ हो गई और उसके बाद, पुरानी बात बता रहा हूँ, आज की नहीं है, बहुत पुरानी बात है। तो उसमें क्या हुआ कि उनको उसके बाद इकट्ठा करना और सारा देखना बहुत मुश्किल हो गया और उन्होंने क्लब में आके ये लेक्चर दिया था कि मैं आप सभी से ये कहूँगी कि जो समस्या मुझे आई थी वो कम से कम आपके साथ नहीं आनी चाहिए। आप अपना डेटा पूरा लिख के जाइएगा। और दूसरा, इन्होंने बिल्कुल ठीक है, बच्चों के पास टाइम नहीं है, उसके बावजूद भी वो शायद हो सकता है कि वो लेने जाएं या ना ले लें। अब क्वेश्चन आंसर। वैसा वाला क्वेश्चन था। अभी आपने बताया कि अगर होम कंट्री में एक मिनट सर, अभी आपने बताया कि अगर होम कंट्री में $1 लाख से ज़्यादा किसी की फिक्स एसेट्स है तो यहाँ शो करना ज़रूरी है। मेरा एक्सपीरियंस मेरे यार दोस्तों का, यहाँ कोई हमने किसी ने शो नहीं किया है और इंडिया में प्राइस बढ़ती जा रही है, कई लोगों के पास 1 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी है। अब ऐसे सिचुएशन में अगर यहाँ शो नहीं किया है तो उसकी इफेक्ट क्या होती है और उसके पैसे अगर हम यहाँ मंगवाने का जब सेल करें तब तो मेरा स्टेटस क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल है, वेरी नाइस क्वेश्चन। के क्वेश्चन ये है कि अगर हम, मैंने ये कहा कि ये जो है ये कोई मैंडेटरी नहीं है, आपने बताना है अपनी जिम्मेदारी पर। ये किसी ने, जहाँ किसी CRA ने, जहाँ किसी और ने, बैंक ने नहीं पूछना। लेकिन जब आपका पैसा जहाँ आएगा बैंक वाले पूछेंगे ये पैसा कहाँ से आया, ठीक है? तो आपको इधर जवाब देंगे कहाँ से आया, मकान बेचा तो आया या किसी और जगह से आया। अब वो अगर रिपोर्ट CRA के पास जाती है तो CRA आपकी पुरानी फाइल खोलेंगे कि जी आपने हमें बताया नहीं कि आपका पैसा बैंक में इतना पड़ा था वहाँ पर। तो जो भी प्रॉपर्टी वहाँ से जो जहाँ पर भी वो जो बैंक है वो भी प्रॉपर्टी का हिसाब होता है वहाँ पर। तो वो वे कहेंगे कि आपने जी क्यों नहीं बताया, तो आपको फिर आंसर देने होते हैं, सवाल क्वेश्चन एंड आंसर। अगर वो आपको सेटिस्फाइड कर देंगे CRA को तो देन देयर इज नो टैक्स। अगर नहीं करेंगे तो इसकी काफ़ी बड़ी पेनल्टीज हैं कि आपने डिस्क्लोज क्यों नहीं किया। अगर आप कर देते हैं 1 लाख से कम है, अब मैं आपकी बात करता हूँ, बाद में 2 लाख हो सकता है, तो आपने कहा कि मैंने किया था, अब मेरे को प्रॉपर्टी का नहीं पता था क्या वैल्यू, तो मैंने नहीं किया। तो सिर्फ जब प्रॉब्लम कब आएगी, जब का पैसा वहाँ से जहाँ लाएंगे,
अगर नहीं ला रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। गवर्नमेंट को ये जो आजकल है मनी लॉन्ड्रिंग, तो लोगों का पैसा गलत जगह इस्तेमाल हो रहा है, कंट्री के अगेंस्ट हो रहा है, गलत तरीके से हो रहा है, टैक्स नहीं दे रहे, गवर्नमेंट भी चाहती है हमें टैक्स मिले, तो उनको स्टॉप करने के लिए सारी चीज़ें की जाती हैं और वो करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि आपको कोई जरूरी नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर आप क्या करेंगे, सिर्फ इतनी बात। और ठीक है आपको, हाँ जी, आप सवाल कीजिए। मेरा यही क्वेश्चन है कि रूल के हिसाब से, जैसे कि मेरा बेटा इंडिया से या कहीं किसी और मुल्क से मेरे को $10,000 ट्रांसफ़र कर सकता है, तो वो अगर $10,000 मेरे को यहाँ ट्रांसफ़र करता है तो मेरी क्या लाइबिलिटीज़ बनती हैं? वो इनकम टैक्स में अमाउंट आएगा एंड ऑल दैट? अभी इन्होंने कहा कि मेरा बेटा इंडिया से मेरे को $10,000 भेजता है, जहाँ आने पर उस अमाउंट पर कोई टैक्स नहीं है। आपने बता दिया मेरे बेटे ने भेजा है, दैट्स इट, गुड। लेकिन उस टैक्स 10,000 पर कोई टैक्स नहीं है। अब जो 10,000 से इनकम होगी बाद में, उसको इन्वेस्टमेंट कहीं पर भी उस पर टैक्स लगेगा। इनिशियल 10,000 पर कोई टैक्स नहीं है। जो 10,000 अर्न करेगा, मान लो 10,000 आपका साल में पड़ा है बैंक में, आप उसमें से $200 इंटरेस्ट मिला, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो $200 पर टैक्स लगेगा, लेकिन 10,000 पर नहीं। अगर वो अगर TFA अकाउंट में डाल दिया फिर नहीं, TFA में तो टैक्स लगता नहीं। देखिए इन्होंने क्वेश्चन किया TFS में डाल दें, जहाँ पर टैक्स नहीं लगता वहाँ जितनी भी अलाउड लिमिट है उस पर टैक्स नहीं लगेगा, चाहे। लेकिन ये जो पैसा आता है वो गवर्नमेंट की आंख है उसके ऊपर कि कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, कोई गलत काम तो नहीं हो रहा। उनका मेन कंसर्न है कोई गलत काम तो नहीं हो रहा। हाँ जी, आपका क्वेश्चन है सर? मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि कई हम लोगों की इंडिया में पेंशन इनकम होती है, नॉर्मली हम लोग यहाँ शो नहीं करते, क्या इनकम है? एक तो इसकी इफेक्ट क्या होगी? इट इज़ वेरी नॉमिनल, किसी को $40,000, 50,000 रुपया का पेंशन मिलता है। तो ऐसे केस में अगर हम ज़्यादातर लोग शो नहीं करते, मेरा एक्सपीरियंस है, तो उसकी इफेक्ट क्या होगी? नंबर 2, हम कितनी कैश इंडिया से लाते हैं? जब इंडिया जाते हैं तो हमें $10,000 तक की कैश अलाउ है, हम $10,000 लेके आ गए, ऑफिशियली अपने एयरपोर्ट पे डिक्लेयर भी कर दिया, तो वो कैश हम बैंक में जमा कर सकते हैं। 2 चीज़ मुझे बताइए। थैंक यू। उन्होंने 2 सवाल किए हैं। एक तो इन्होंने कहा कि जो हमें इंडिया से पेंशन मिलती है, अगर हम जहाँ पर नहीं डिक्लेयर करते तो क्या है, अगर करते हैं तो क्या है। और दूसरा, जब हम इंडिया से आते हैं हमें अलाउड है कि $10,000 कैश, दे कॉल इट कैश और फॉर्म ऑफ चेक इन दैट, कि उस पर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। पहला सवाल जो पेंशन का है, अगर आप नहीं डिक्लेयर करते, किसी को कुछ नहीं पता आपको पेंशन मिलती है कि नहीं मिलती, जहाँ गवर्नमेंट को कुछ नहीं पता। वंस यू डिक्लेयर इट, तो उसमें एक और आता है फॉरेन पेंशन। और फॉरेन जिस भी कंट्री के साथ, जहाँ से भी आप हों, इंडिया से हों, किसी और कंट्री से हों, CRA की बहुत सारे कंट्री के साथ ट्रीटी होती है, गठबंधन। उसके हिसाब से कुछ कंट्री में टैक्स लगता है, कुछ में नहीं लगता। जो भी ट्रीटी होगी उसको देखना पड़ता है। अगर आप कहें कि मेरे को पता है सारा कुछ, नहीं, मेरे को जुबानी याद कोई नहीं है, तो आई हैव टू फाइंड इट आउट कि उसमें टैक्स लगेगा नहीं। अगर मान लो आपको टैक्स लगता है, मैं एग्जांपल देता हूँ, लगता है, तो वो ये कहते हैं डबल टैक्स। अगर आपने वो टैक्स जिस कंट्री में दिया है, जिस कंट्री में टैक्स आप भर रहे हैं, उसमें आपको उसका क्रेडिट मिलता है। वो जो क्रेडिट है, जहाँ जो लिमिट है, वो उस कंट्री की इनकम या पॉलिसी के हिसाब से है। अगर मान लो कनाडा में आपको उस पर टैक्स लगना है, तो सारे पर नहीं लगेगा, कुछ पोर्शन पर लगेगा, वो लगेगा। अगर ट्रीटी के हिसाब से नहीं है तो नहीं लगेगा। अब बता रहे वो बताने की या नहीं बताने की, वो आपकी कॉन्शियस है।
वो किसी को कुछ नहीं पता कि आपको मिलता है या नहीं मिलता, क्या करते हैं नहीं क्या करते हैं, वो आपकी है। अगर हाँ मान लो आप पेंशन जहाँ ले रहे हैं वो पैसा आपको आ रहा है, लेकिन आप बता नहीं रहे, तो उस हिसाब से अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाए CRA के साथ और CRA को पता लगे कि आपकी इनकम बैंक के, मान लो आपकी बैंक स्टेटमेंट देखते हैं, उसमें आ रहा है कि यदि $10,000 हर साल जमा हुआ है, तो वो पूछते थे कहाँ से आया, तो आप कहेंगे मेरे को पेंशन आई है। वो कहते क्यों नहीं बताई, ओके नहीं बताई कोई बात नहीं, वो कैलकुलेट बैक डेटेड, तो दे चार्ज यू टैक्स फ्रॉम बैक डेटेड, जब से उनका कोई क्वेश्चन होगा। सो ऐसा नहीं है। एक और बात बता दूं, जहाँ पर जो CRA है डर लगता है, लेकिन इतना डर नहीं कि आपको जेल में डाल देंगे, जब तक कि आप कोई ज़्यादा बड़ा क्राइम नहीं करते। मनी लॉन्ड्रिंग जो वो बहुत बड़ा क्राइम है, जहाँ पर उसके लिए किसी को जेल हो सकती है, लेकिन जो दूसरा है टैक्स के इवेजन, टैक्स कम दिया, टैक्स नहीं डिक्लेयर किया किसी बात का, उसे कहते हैं अरे दे दो पैसे। मैं बताऊँ कि मेरे को, मैंने एग्जांपल शेयर की थी किसी के साथ, अभी जो कोविड में बहुत से लोगों ने गलत तरीके से पैसे लिए हैं गवर्नमेंट से। अब एक मेरे क्लाइंट को आया कि उन्होंने कहा कि तू पैसे लिए थे 80,000 है, मेरे को वापस करो CRA को। वो कहते मेरे पास 80,000 तो पैसे नहीं है देने के लिए वापस। तो मैंने कहा तू CRA को फ़ोन कर, उनसे इंस्टॉलमेंट कर ले। अब देखिए 80,000 देना है किसने, कितनी इंस्टॉलमेंट करेगा आपके हिसाब से? 400, ओके। उसने इंस्टॉलमेंट की $50 महीने की। CRA ने कहा ठीक है। अभी देखिए CRA की मैं बड़ा दिल कहूँगा कि 80,000 पैसा लेना है और आदमी 50-60 साल की उम्र का है, कब वो 80,000 पूरा करेंगे $50 के हिसाब से? लेकिन वो कहते ठीक है 50 ले जा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जहाँ CRA जो है वो इतना हवा नहीं है, अगर आप उनके साथ अच्छे हैं ना तो वो आपके बहुत बड़े फ्रेंड हैं। मेरे तो बहुत बड़े फ्रेंड हैं, मैं तो उनसे तकरीबन रोज़ ही बात करता हूँ, कोई ना कोई उनसे सलाह लेता हूँ, सब कुछ करता हूँ। इसलिए आप भी डरे मत, CRA को जरूरत पड़े तो कॉल दैट डायरेक्टली एंड आस्क योर क्वेश्चन, दे आर वेरी हेल्पफुल। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? Thank you. Last.